बच्चों, हम आज ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने बताया था कि ब्लड एक लिक्विड टिश्यू होता है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ब्लड के कार्य के फंक्शनिंग के बारे में बात कर लिया कि हमारी बॉडी के डैमेज और रिपेयर के लिए ब्लड के द्वारा आवश्यक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग, ये 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर लैंड स्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया। ये टर्म उन्होंने दी थी। ह्यूमन ब्लड के अंदर एक एंटीजन पाया जाता है, एक एंटीबॉडी, एक ग्लूटिनोजन और एक ग्लूटिनिन। एंटीजन हमेशा आरबीसी के ऊपर पाए जाते और एंटीबॉडीज या एक ग्लूटिनिन्स प्लाज्मा सीरम के या सीरम में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज, blood groups are classified in A, B, AB and O। यानी एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पे ब्लड ग्रुप को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा AB, चौथा O। अब बात करें हम ब्लड ग्रुप ए के स्टार्निंग से बात करें कि पहला ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए। इसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा आरबीसी पे और एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडीज ए पाई जाएगी। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होगी। इसलिए ये सार्वत्रिक एक्सेप्टर हो गया, ये एक्सेप्ट करने वाला, ये ग्राही हो गया और ये दाता हो गया। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनर। रिसेप्टर कह दीजिए, एक्सेप्टर कह दीजिए। ये यूनिवर्सल डोनर, दाता। ओ के अंदर क्या है, उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी है ही नहीं, तो ये ग्लूटिनेशन करेगा ही नहीं, यानी कोई क्लम्पिंग नहीं करता। ये इसके अंदर एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ये डोनर है। और इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों, इसके अंदर ए और बी दोनों ही नहीं पाई जाती, ये रिसेप्टर है। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्या है, क्यों। हमने जनरली देखा है कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका सेम ब्लड ग्रुप अगर नहीं मिलता है तो अगर बाई चांस ए ग्रुप है उसको बी दे दिया गया तो उसके ग्रुप और इसके एंटीबॉडीज बीच में रिएक्शन होगी और क्लम्पिंग हो जाएगी, हेमोलिसिस हो जाएगा। इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है कि हमने ब्लड की एक ड्रॉप ली और उसके अंदर एंटी सीरम ए डाला, ब्लड की ग्रुप लिए ली, एंटी सीरम बी डाला। डालने के बाद में हमने देखा कि यहाँ से हमने डाला इसके अंदर और इसको हिलाया। अगर इसके अंदर क्लम्पिंग हो जाती है, फट जाता है, दही की तरह फट जाता है, क्लम्पिंग हो तो दही की जैसे दही दूध फटता है वैसे उस तरह से फट जाता है, और नहीं फटता है तो ये ब्लड आरबीसी इस तरह से रहेंगे। यानी ये तो क्लम्पिंग नहीं हुई, यहाँ क्लम्पिंग हो गई, यानी एंटीजन एंटीबॉडी
रिएक्शन हुई तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए। एंटी सीरम ए के साथ में ब्लड ने जो रिएक्शन करी तो ये ग्रुप आ गया बी। ऐसे ही एंटी सीरम अगर यहाँ ए डालें हम और यहाँ पे बी को डाला, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्लम्पिंग नहीं हुई, ये आरबीसी ऐसे ही पड़े और यहाँ पे आरबीसी फट गए, क्लम्पिंग हो गई, ये क्लम्पिंग हो गई। यानी गुच्छन, हिंदी में कहते हैं गुच्छन, गुच्छा बन गया। अब यहाँ पे नहीं हुई और बी के साथ हो गई तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। सेम प्रोसीजर, हमने ब्लड लिया, एक ड्रॉप यहाँ डाली, एक ड्रॉप हमने यहाँ डाली और एंटी सीरम ए डाला, बी डाला, मान लीजिए दोनों में हो गई क्लम्पिंग, यानी ये फट गया, ड्रॉप ड्रॉप्स दिख रही है तब तो ये कुछ नहीं, नॉर्मल है, आरबीसी रह गए, यहाँ देखिए, और ये फट गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फट गया ये, तो दोनों में क्लम्पिंग है, ए में भी क्लम्पिंग, बी में भी, दोनों के साथ हो गई तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ए बी, ये था बी, पहले वाला ए, एंटी सीरम ए के साथ क्लम्पिंग हुई तो ए, बी के साथ नहीं हुई थी इसमें, यहाँ ए के साथ नहीं हुई, बी के साथ हुई, यहाँ दोनों में क्लम्पिंग हो गई। अब यही प्रोसीजर फिर से करते हैं, ब्लड ग्रुप रखा, ब्लड डाला हमने और इसके साथ में हमने ए डाला, एंटी सीरम बी, एंटी सीरम ए डाला, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्लम्पिंग नहीं हो रही, ये ऐसा पड़े हैं, कोई क्लम्पिंग नहीं हुई इसमें, ये इस तरह से जैसे इसमें फट रहा था, ये सिकुड़ करके पास में आ गया, सिकुड़ गया ये, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो दोनों में नो क्लम्पिंग, इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, तो ये ब्लड ग्रुप ओ आ गया। अब एक ग्रुप वाला, ब्लड ग्रुप वाला आ गया, इसको ए वाले को हम ए का ही ब्लड चढ़ा सकते हैं या ए बी का चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इसका हाथ में क्लम्पिंग दिखा रहा है, तो ये चढ़ा सकते हैं, ए बी का चढ़ा सकते हैं या ए को ए का ही चढ़ा सकते हैं, बी का नहीं करेंगे क्योंकि क्लम्पिंग इसके अंदर यहाँ हो जाएगी और यहाँ ये नहीं हो रही है। अब ओ ग्रुप ऐसा है जो, यानी ए वाला सिर्फ ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है या ए बी से ए से ले सकता है या ए बी से ले सकता है, और बी वाला बी से ले सकता है या बी से ले सकता है। ए बी वाला ए बी से लेगा, ए और बी इनसे दोनों से ले लेगा। ओ वाला केवल ओ से ले सकता है, वो ना तो ए से ले सकता ना ए बी से ले सकता, नहीं, क्योंकि इसके साथ में क्लम्पिंग नहीं है, उसके साथ में वो एंटीजन नहीं है, इसके साथ में केवल एंटीबॉडीज है इसके अंदर, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ये दे सबको सकता है क्योंकि इसकी क्लम्पिंग किसी के साथ में नहीं है, तो आराम से देगा, ब्लड फटेगा नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ओ केवल ओ से लेगा, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। ये सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही कहेंगे इसको, ये ग्राही है,
और ये यूनिवर्सल डोनर है। ए बी ओ के अलावा हमारे लैंडस्ट्रीनर डिकस्टोली ने ब्लड ग्रुप RH बताया, MN बताया, SP बताया, केल बताया, लेविस डफी बताया, किडबी बताया, ये अलग अलग बताए। एक फैक्टर होता है RH फैक्टर, हम कहते हैं A पॉजिटिव या A नेगेटिव या B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव या O पॉजिटिव O नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एंटी डी के आधार पे बनते हैं। ये जो हुआ ये कि बंदर का ब्लड गिनी पिग में डाला गया तो एक अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनी, उसको एंटी डी नाम दिया गया। और ये RH एंटीजन लैंडस्ट्रीनर और वाइनर ने 1940 के अंदर इसकी खोज करी थी। RH फैक्टर की फैक्टर की खोज 1940 में करी गई थी। जब RH फैक्टर को ह्यूमन बीइंग के अंदर टच कराया गया तो हमने देखा 85% के अंदर क्लम्पिंग आ गई और 10% के अंदर नहीं आई। जिनके साथ में ब्लड ग्रुप में ये हमने ब्लड रख दिया, एंटी डी कहते हैं इसको, ये इसके अंदर डालने के बाद में हमने देखा कि इसके अंदर क्लम्पिंग हो गई तो इसको हमने कह दिया RH पॉजिटिव। और अगर क्लम्पिंग नहीं हुई, ब्लड वैसे का वैसे ही पड़ा है, नॉर्मल जैसे दिखता है, तो ये RH नेगेटिव। इस प्रकार से RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है। ब्लड ग्रुप का पता होने से किसी भी दुर्घटना में या किसी कंडीशन में जब एनीमिक होता है मरीज तो भी कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई बार प्लेटलेट्स घट जाते हैं और ट्रांसफ्यूजन करता है। थैलेसीमिया के केस के अंदर भी ब्लड रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, इसलिए बार बार ब्लड ग्रुप ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लड ग्रुप की महत्ता ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि हमें इसका पता होना चाहिए। रुधिर जो ब्लड है इसका अगर हमें मालूम हो तो हम किसी की जीवन रक्षा कर सकते हैं। और कई बार ब्लड ग्रुप इसमें भी नहीं होता कि आइडेंटिकल ट्विंस को यार होते हैं, तब भी पता लग जाता है कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ये है, मदर का वो है, तो अभी ग्रुप तो वहाँ आ ही नहीं सकता, याद ये आएगा वो आएगा। तो कई बार संतान की ये पता करने के लिए, पेटेंटली पता करने के लिए कि ये बच्चा इनका है या नहीं है, उसमें भी ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन बहुत मायने रखता है, वो भी हमारे इसमें काम करता है। अवैध संतान का पता लगाने के लिए भी ब्लड ग्रुप का पता करते हैं। अब अवैध संतान में जैसे वही बात आ गई कि बाप का फादर का ए है और किसी का बी और बच्चा ओ आया है, तो वो कहेंगे कि भाई ये बच्चा मेरा हो नहीं सकता, ब्लड ग्रुप हमारा कॉमन आ ही नहीं सकता, इस तरह से वही कह सकते हैं। और कुछ जो डिजीजेज होती है जिसके अंदर भी पता चल जाता है कि भाई ये पोलिटिकल ग्रुप है तो इन्हें कोई डिजीज होती है, इस पर रिसर्च चल रही है आजकल, ब्लड ग्रुप के आधार पे ये भी पता चला जा सकता है। एंटीजन एक वो लेडीज़ के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज होती है जिसके अंदर सेकंड बच्चा होता है, उस वक्त दिक्कत आती है कि मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चे के टाइम में एंटीबॉडीज़ बन जाएगी और वो डेथ हो जाएगी उसके अंदर, बॉडी के अंदर ही। अब RH पिता है, पॉजिटिव पिता और RH नेगेटिव माँ है, तो कि सभी संतानें RH पॉजिटिव होती है
जब RH पॉजिटिव एम्ब्रियो RH नेगेटिव माँ के शरीर में जाता है तो दोनों के ब्लड सर्कुलेशन में सीधा संपर्क होने के कारण माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। उससे क्या होगा कि सांद्रता प्रत्येक फीटस के साथ बढ़ती जाती है और प्रथम दूसरी संतान के बाद सभी की फीटस के अंदर ही वहाँ पे गर्भपात हो जाएगा, गर्भावस्था में डेथ हो जाएगी। उसके लिए आजकल इंजेक्शन एंटीजन के लगा दिए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कई बार हमारे क्वेश्चंस में कि भाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, तो इसके बारे में आप बता देंगे कि प्रथम संतान तो लगभग सामान्य होती है, लेकिन दूसरी संतान के समय एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में पहुंच जाती है और आरबीसीज को डैमेज करती है और हेमोलिसिस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोज फिटिलिस डिजीज होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस यानी पहला बच्चा नॉर्मल है, दूसरे के अंदर एंटीबॉडीज पहुंच जाएगी और वो फिटस को डैमेज कर देगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, क्लिपिंग हो जाएगी और बच्चा वुंड के अंदर ही प्लेसेंट जो है ना फिटस वहीं डेथ हो जाएगी, नॉर्मल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आजकल एंटीजन डिवाइस के इंजेक्शन देने लग गए हैं उसको बचाने के लिए। तो आज इतना ही हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम सर्कुलेशन की बात कर लेंगे।